हेलो नमस्कार प्यारे साथी। बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट होने वाला है। जी हाँ प्यारे साथी, आप सभी का स्वागत है। सीधी बात, नो बकवास, ओनली अभ्यास, ओनली अभ्यास। बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। और मैं आपको, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आज को क्या क्या होने वाला है, तो प्यारे साथियों आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एक क्वेश्चन है। और फिर एक चैप्टर को मैंने वन लाइनर क्वेश्चन में कंप्लीट किया, तो आपका एक चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा। और बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, और हर एक जो ऑप्शन है उसकी विस्तृत चर्चा करते हुए हम चलेंगे प्यारे साथी। ठीक है, अगर आप यूं ही मेरे साथ बनाए रखेंगे तो हौसला बढ़ता जाएगा प्यारे साथी, क्योंकि जो सफलता की जो राह होती है ना, बहुत कठिन होती है। उसीलिए उस राह पर चलने वाले लोगों की जो संख्या होती है बहुत कम होती है प्यारे साथी। ठीक है ना, बने रहेगा अंत तक और वीडियो देखिएगा प्यारे साथी। अपना रिव्यू ज़रूर देवे। 2 सेकंड निकाल के आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आप में ये खूबी है, ये कमी है। ठीक है प्यारे साथी, बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है। ये क्वेश्चन बोल रहा है असत्य कथन का चयन करना। असत्य कथन का चयन करना है तो हवा महल भगवान कृष्ण व राधा को समर्पित है। ये बात बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि हवा महल की जो आकृति है वो कृष्ण के मुकुट के समान है, तो बिल्कुल सही बात है। ये बात भी बिल्कुल सही है। और हवा महल को, यानी इसी हवा महल को 1883 में संग्रहालय का रूप दिया गया और इसमें 953 खिड़कियाँ। तो प्यारे साथी 953 खिड़कियाँ तो है, बट इसको जो संग्रहालय का रूप दिया गया वो कब दिया गया? 1983। कब? 1983 को दिया गया। क्या आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हैं कि इसका निर्माण कब करवाया गया? तो प्यारे साथी मैं आपको बता दूं, जो हवा महल है जयपुर वाला, उसका निर्माण करवाया गया था 1799 को। कब? 1799 को करवाया गया था। तो किसने करवाया था प्यारे साथी? मैं आपको बता दूं, सवाई प्रताप सिंह ने। किसने? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। आपको पूछे कि जो हवा महल है प्यारे साथी, उसका निर्माण करवाया 1799 में। किसने? सवाई प्रताप सिंह ने। किसने? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि इसको बनाने वाले जो वास्तुकार थे, है ना, वो कौन थे, तो आपको आंसर देना प्यारे साथी लालचंद। कौन थे? लालचंद। कौन थे? लालचंद। जी हाँ प्यारे साथी, लाल मुकुट पहना है हवा महल में। ठीक है ना, लालचंद। ठीक है, लालचंद कौन थे? वास्तुकार थे। स्वयं प्रताप सिंह ने बनवाया था। कब? 1799 को बनवाया था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, और यह क्वेश्चन भी इसी हवा महल से संबंधित है। हवा महल के जो चौथी मंजिल है उसका नाम बताना आपको। पहली है हवा महल नाम है, प्रकाश मंदिर नाम है, विचित्र मंदिर नाम है, या फिर शरद मंदिर नाम है। देखो, जब आपकी पांच मंजिला इमारत है और इसका हर एक इमारत का नाम याद होगा, वो भी सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, तभी आप बता पाएंगे। ठीक है, तो हवा महल है, प्रकाश मंदिर है, विचित्र मंदिर है, फिर शरद मंदिर है। देखिए आपके सामने एक बार मैं लिख देता हूँ कि कौन कौन सा क्या है। ठीक है, तो साथी पहला है शरद मंदिर। कौन सा है? देखिए पहला है शरद मंदिर। कौन सा है? पहला है शरद मंदिर। ठीक है, उसके बाद में है रतन मंदिर। कौन सा है? 2 नंबर पर है रतन मंदिर। कौन सा है? रतन मंदिर। ठीक है, ये 2 नंबर पर है। अब 3 नंबर पर बताऊँ आपको, 3 नंबर पर है विचित्र मंदिर। कौन सा? विचित्र। और 4 नंबर पर है प्रकाश मंदिर, ये हमारे नाम राशि है प्रकाश मंदिर। और 5 नंबर है हवा महल। ठीक है, ऊपर की मंजिल का नाम है हवा महल, तो आपको फर्स्ट वाला बताना है शरद मंदिर। ठीक है, सेकंड है रतन मंदिर। ठीक है, विचित्र मंदिर, फिर है प्रकाश मंदिर, और फिर है हवा महल, सॉरी ना। तो अब देखिएगा, जो आपको पूछा है कि चौथी मंजिल का नाम क्या है, तो आपको सीधा आंसर टिक करना है प्रकाश मंदिर। क्या है? प्रकाश मंदिर। ठीक है ना, इसका निर्माण 1799 को स्वयं प्रताप सिंह ने करवाया था जयपुर में। और वास्तुकार थे कौन थे? लालचंद थे। कौन थे? लालचंद। ठीक है प्यारे साथी, अगर आपने हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट नहीं देखे, 30 प्रैक्टिस सेट देखिएगा प्यारे साथी, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ आपका ईवीएस का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो छूट जाएगा, क्योंकि आप इतने समझ हो जाएगी, इतनी अच्छी तरह से आपको हर चीज़ डिजाइन करके बताई गई है। ठीक है, देखेंगे मैंने डिजाइन किस प्रकार से किया है। खोल के हनुमान मंदिर में जो रोप है ना, वो कब स्थापित किया गया? ये कहाँ पर है प्यारे साथी? तो ये जयपुर में है। कहाँ पर है जी? जयपुर में। ठीक है, बात करते हैं इसमें जो रोप है ना कब स्थापित किया गया, वो आपको आंसर देना है प्यारे साथी। ठीक है ना, खोल के हनुमान मंदिर में रोपवे कब स्थापित किया गया, तो आपका आंसर है 25 मई 2019 को। कब? 25 मई 2019 को। राजस्थान का जो चौथा रोपवे है और नवीनतम रोपवे यही है। ठीक है ना, कौन सा? चौथा है, 4 नंबर का है, और नवीनतम है, यानी लास्ट। ठीक है, नवीनतम है। तो 25 मई 2019 को राजस्थान के जो जयपुर में है खोल के हनुमान मंदिर में रोप स्थापित किया गया। तो इसका जो आंसर राइट होगा ऑप्शन बी इज बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की प्यारे साथी। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है तो किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को सौंपता है, न्यायाधीश को सौंपता है, प्रीमियर प्रधानमंत्री को सौंपता है,
स्पीकर, जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं उनमें सौंपता है। तो प्यारे साथी, राष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र है वो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। किसको सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्यारे साथी, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बार बार क्या कहना है प्यारे साथी, आप एक छोटा सा कमेंट मुझे जरूर करना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपका वापस रिव्यू मुझे मिलता है, ठीक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मेला मुख्य रूप से कहाँ लगता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मेला मुख्य रूप से कहाँ लगता है? तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही है, दिल्ली में लगता है। कहाँ लगता है प्यारे साथी? दिल्ली में लगता है, ठीक है ना। और अब क्वेश्चन आया बहुत ही, ये डिजाइन वाला क्वेश्चन आया कि मैं आपको डिजाइन करके बताता हूँ। कैसे बताता हूँ? उद्यान कृषि का अध्ययन है क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर, पेसिकल्चर, सेरिकल्चर, ठीक है। तो उद्यान, मैंने आपको डिजाइन करके ये चीज़ बताया कि जब हम उद्यान में जाते हैं, जो हमारा हार्ट है ना, वो हार्ट कूल हो जाता है, जब हमारा दिल कूल हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए उद्यान कृषि को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। एपीकल्चर को क्या कहता है? ए पीले, क्या पीले? शहद पीले। ए पीले, क्या पीले? शहद पीले। तो मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है, ठीक है। पिसिकल्चर, जो लोग मछली को खाते हैं और मछली के पीस करके खाते हैं, तो मत्स्य पालन क्या है? पिसिकल्चर क्या है? मत्स्य पालन क्या है? पिसिकल्चर। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर यानी क्या है? जो रेशम कीट पालन होता है उसे सेरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन को सेरिकल्चर कहा जाता है, ठीक है ना। ओके, आई थिंक आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। अंगूर की खेती को कहते हैं विटिकल्चर। क्या कहते हैं? विटिकल्चर। ऐसे ही मैंने सभी कल्चर आपको इतने शानदार तरीके से बताएं, अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो ये क्वेश्चन हुआ कत्थे गलत नहीं हो सकता, ठीक है। बात करते हैं प्यारे साथी 7 नंबर क्वेश्चन की। और 73वें संविधान संशोधन संबंधित है, किससे संबंधित है 73वां संविधान संशोधन? तो प्यारे साथी, नहीं तो ये भाषाओं से संबंधित है, नहीं दल बदल की नीति संबंधित है, और नहीं SC/ST से संबंधित है। प्यारे साथी, ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। मुझे लगा आपके लिए कुछ बेहतरीन चीज़ें और लेकर आऊँ, तो मैंने इसका थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण आपके लिए डाला है, ठीक है ना। 73वें और 74वें संविधान संशोधन को दिसंबर 1992 में संसद द्वारा पारित कर दिया गया। किसे? देखो यहाँ पर कहा गया है संसद द्वारा पारित कर दिया, इसका मतलब अभी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने भी बाकी हैं। और कोई भी जो विधेयक होता है तभी अधिनियम कानून बनता है जब उस पर राष्ट्रपति जी अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, अपनी मुहर लगा देते हैं, ठीक है। उसके अगले दिन वो गजट में प्रकाशित होता है। ओके, तो बात करते हैं इस संशोधन के माध्यम से ग्रामीण और शहरी भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव डाली गई। किसकी? ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण और शहरी भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव डाली गई। 24 अप्रैल 1993 को संविधान में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है वो 1992, 1 जून 1993 को संविधान संशोधन 74वां अधिनियम 1992 के रूप में ये कानून में परिवर्तन हो गया। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम है ना, वो 1992 के जो तत्कालीन PM थे ना हमारे, कौन? PV नरसिम्हा राव के कार्यकाल में प्रभावी हो गए प्यारे साथी, ठीक ना। तो विधेयक के रूप में ये संसद द्वारा पारित होने के बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति हुई। और क्या हुआ? 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन लागू हो गया, एक अधिनियम बन गया प्यारे साथी, ठीक है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। मैंने आपको काफ़ी बार ये चीज़ बता दी। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होता है 24 अप्रैल। क्या होता है? 24 अप्रैल होना चाहिए प्यारे साथी, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे संबंधित है कि 11वीं अनुसूची में कितनी विषय उल्लेखित है? तो आपका आंसर होना 29 कितने? 29, ठीक ना। ये विषय किससे संबंधित है? स्थानीय स्वशासन को दी गई, पंचायत राज को दी गई ये विषय हैं, ठीक है प्यारे साथी। बात करते हैं होमी भाभा जागीर के संबंध में असत्य कथन आपको छांटना है। बिल्कुल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होमी जहांगीर भाभा के संबंध में असत्य कथन आपको छांटना है प्यारे साथी, ठीक है ना। इन्होंने मेसन कण की खोज की थी। ये परमाणु शक्ति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। ये परमाणु शक्ति आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और इन्हें भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। या फिर 1930 में इन्हें रमन प्रभाव के कारण, देखो रमन प्रभाव के कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो पहले साथी मैं आपको बता दूं, असत्य कथन यही है इनके लिए कि इनको 1930 में रमन प्रभाव के कारण नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, जबकि 1930 में रमन प्रभाव के कारण CV रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको? CV रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं।
होमी बाबा जो जहांगीर है वो कहाँ से आते हैं, एमएच मुंबई से आते हैं। कहाँ से आते हैं? मुंबई में इनका जन्म हुआ था। आपसे पूछे इनका जन्म कब हुआ तो आपको बताना 1909 में। कब हुआ था? उनका जन्म 1909 में हो गया था। और इनकी जो डेथ है ना प्यारे साथी वो 1966 में हो गई एक विमान दुर्घटना में। कब हुई थी? 1966 में एक विमान दुर्घटना में इनकी डेथ हो गई। किसकी? होमी जहांगीर बाबा को। इनको क्या कहा जाता है? देखो, भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है होमी जहांगीर बाबा को प्यारे साथी, ठीक है ना। और इनके बारे में आपको मैं अगर चीज़ बताऊं तो परमाणु जो शक्ति आयोग है ना वो कब बना था प्यारे साथी? इसमें परमाणु शक्ति आयोग है ना 1948 में। कब? 1948 में बना। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो होमी जहांगीर बाबा है उनको भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता कहा जाता है और वही इसके पहले अध्यक्ष बने थे प्यारे साथी, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ें क्लियर हो गई। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1909 में और इनकी डेथ हो गई थी 1966 में। एक विमान दुर्घटना में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार आया है। राजस्थान का वह प्रसिद्ध क्रांतिकारी जिसका कठोर यातनाओं से जेल में अंत यानी निधन हो गया, ऐसा कौन सा प्रसिद्ध क्रांतिकारी है जिसको जेल में डाला गया और जेल में ही उनको कठोर यातना देने की वजह से उन्होंने अपनी देह को त्याग दिया? तो बीरबल सिंह है, सागरमल गोपा है, भोगीलाल पांड्या या फिर बाल मुकुंद बिस्सा है। तो पहले साथ आपको बता दूं जो बीरबल सिंह है ना वो कहाँ के हैं? ये है तो गंगानगर। कहाँ के? गंगानगर के। पर इन्होंने जो अपना कार्य क्षेत्र बनाया था वो बनाया था बीकानेर। किसको? बीकानेर को बनाया था, ठीक है ना। तो बीकानेर जो प्रजा परिषद थी उसके सदस्य भी यही थे। बीकानेर प्रजा परिषद के सदस्य बीरबल सिंह थे, ठीक है मेरे साथी। 1946 के बाद एक जनता जुलूस निकाल रही थी तो उस जुलूस के आगे तिरंगा लिए हुए बीरबल सिंह चल रहे थे और अंग्रेजों ने इन्हें गोली मार दी और अगले ही दिन मतलब उसी दिन क्या हो गई? डेथ हो गई मेरे साथी, ठीक है ना। तो 17 जुलाई, कब? 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया गया। कहाँ पर? बीकानेर में। 17 जुलाई 1946 को मैं लिख देता हूँ आपके लिए। कुछ इससे कहते हैं कि आप लिखा करो, है ना। 17 जुलाई 1946 को बीकानेर में बीरबल दिवस मनाया गया, ठीक है मेरे साथी। बात करते हैं इसका जो आंसर होगा वो तो होगा सागरमल गोपा। और ये कहाँ पर है? कहाँ के हैं? जैसलमेर से संबंधित है। कहाँ से? जैसलमेर से बिलोंग करते हैं। कौन? सागरमल गोपा। ये भी जैसलमेर के क्रांतिकारी हैं। इनकी 2 पुस्तकें बड़ी फेमस हैं। आज़ादी के दीवाने, क्या बात है, शब्दों में कितना वजन होता है। इन शब्दों को जरा अपने जहन में उतारिएगा कि आज़ादी के दीवाने कितना लाजवाब शब्द है ये, है ना। आज़ादी के दीवाने लिख देता हूँ मैं, आज़ादी के दीवाने, ठीक है। और दूसरी इनकी जो पुस्तक है वो है जैसलमेर का गुंडा राज। क्या है? जैसलमेर का गुंडा राज। उस समय राज कर रहे थे महारावल जवाहर सिंह, ठीक है ना। अगर ऐसा कहा जाए कि जैसलमेर का गुंडा राज तो जो राज कर रहे हैं उन पर एक बहुत ही बड़ा कटाक्ष है। कौन सी पुस्तक थी? जैसलमेर का गुंडा राज, ठीक है। क्योंकि इन्होंने पोल खोली थी हर प्रकार से। तो जो राज कर रहे थे ना महारावल जवाहर सिंह, इन्होंने क्या किया? जो सागरमल गोपा थे ना उनको 1941 में बंदी बना लिया। क्या किया? 1941 में इनको बंदी बना लिया और जेल में डाल दिया, ठीक है ना। जब इनको काफ़ी यातनाएं दी गई फिर भी इनका रवैया चेंज नहीं हुआ तो प्यारे साथी 3 अप्रैल, देखो याद रखना, 3 अप्रैल, कब? 3 अप्रैल 1946, 3 अप्रैल 1946 को जेल में इन्हें जिंदा जलवा दिया गया। 3 अप्रैल 1946 को इन्हें, देखो बहुत ही हृदय विदारक घटना है, 3 अप्रैल 1946 को इन्हें जेल में जिंदा जलवा दिया गया और 4 अप्रैल के दिन, 4 अप्रैल के अगले ही दिन इनकी डेथ हो गई। वहाँ पर इनका निधन हो गया परिस्थिति, ठीक है ना। फिर क्या हुआ? सागरमल गोपा की जो मृत्यु हुई थी, निधन हुआ था, उसकी जांच के लिए एक आयोग की स्थापना की गई। उसका नाम आपको याद रखना है। सागरमल गोपा की मृत्यु हुई थी 4 अप्रैल 1946 को। मृत्यु नहीं हुई, इन्हें निधन गए। क्योंकि जो बड़े स्तर के जो इंसान होते हैं ना उनकी अगर डेथ हो जाती है तो उसे निधन कहा जाता है और सामान्य नागरिक की मृत्यु होती है, ठीक है ना। निधन होता है ना, उनको मृत्यु कहा जाता है। जबकि जो बड़े स्तर का अगर कोई लेवल का अधिकारी कोई हो, क्रांतिकारी हो कोई, जिसको हम तो ज़्यादा आदर देते हैं कि बड़े स्तर पर, तो उनको निधन कहा जाता है। तो सागरमल गोपा साहब का जब निधन हुआ था उनकी जाँच के लिए जो आयोग स्थापित हुआ वो हुआ गोपाल स्वरूप, क्या नाम है? गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। कौन सा? गोपाल स्वरूप पाठक आयोग, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब ऑप्शन 3 है भोगीलाल पांड्या,
तो भोगीलाल पांड्या इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर तो है सागरमल गोपाल, ठीक है ना। हम देखेंगे भोगीलाल पांड्या कौन थे, तो इनको वागड़ का गांधी कहा जाता है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे, वागड़ का गांधी कहा जाता है। और डूंगरपुर जो प्रजामंडल है ना, उनकी स्थापना 1944 में इन्होंने की थी। याद आती है हर चीज़, क्योंकि बहुत बार रिवाइज कर चुके हैं इन चीज़ों को हम। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में इन्होंने की थी, कि इन्होंने भोगीलाल पांड्या ने ही की थी, ठीक है। और एक और चीज़ है, एक संस्थान बनाया था इन्होंने, वागड़ सेवा मंदिर संस्थान, वागड़ सेवा मंदिर संस्थान, ठीक है ना। ये भोगीलाल पांड्या की ही देन है। अब बाल मुकुंद बिस्सा, प्यारे साथी, डीडवाड़ा नागौर के थे, जहाँ पर खारा नमक होता है। और वो जो नमक है ना वहाँ का, वो नमक खाने योग्य नहीं है, उस नमक का चमड़ा उद्योगों में यूज किया जाता है, ठीक है। तो बिरसा, जो बाल मुकुंद बिरसा है ना, ये जोधपुर जेल में भूख हड़ताल की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। इनको जेल में डाल दिया गया और 1942 में इन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी कि जो जेल में ना वो कैदी को खाना अच्छा नहीं मिलता है, तो और फिर 1942 में इनकी वहीं पर डेथ हो गई पैर साथी, ठीक है ना। आई थिंक ये चीज़ आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है, एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो गोविंद गिरी ने किया, मोतीलाल तेजावत ने किया, माणिकलाल वर्मा ने किया, गोकुल भाई भट्ट ने किया। तो पहले साथी मैं आपको बता दूं, एक ही आंदोलन का जो सूत्रपात है वो क्या था? मोतीलाल तेजावत ने। किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने किया था, ठीक है। हम देखते हैं मोतीलाल तेजावत कौन। तो पहले साथी इनका जन्म हुआ था डूंगरपुर में। कहाँ पर हुआ था? डूंगरपुर में मोतीलाल तेजावत का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था? 1896। कब? 1896 को इनका जन्म हुआ था। इन्हें भीलों का मसीहा कहा जाता है। भील बाबा भी, मोती बाबा कहा जाता है, भीलों का मसीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसीहा, भीलों का मसीहा, है ना। और मोती बाबा भी इन्हीं का नाम है। और आदिवासियों का मसीहा भी मोतीलाल तेजावत को ही कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा आपसे पूछें, भीलों का मसीहा आपसे पूछें, और मोती बाबा किसे कहा जाता है? तो मोतीलाल तेजावत को ही कहा जाता है प्यारे साथी, ठीक है ना। और 1921 में जो मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ ना, मातृकुंडिया तहसील है ये, है ना, मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़, वहाँ से एक आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो मोतीलाल तेजावत ने की थी। मेवाड़ की पुकार, क्या? मेवाड़ की पुकार, ये एक 21 सूत्री मांग पत्र है। क्या है? 21 सूत्री मांग पत्र है, ठीक है ना, जो मेवाड़ की महाराणा फतेह सिंह के सामने इन्होंने पेश किया था। 21 सूत्री मांग, जनता की 21 सूत्री मांग, मेवाड़ की पुकार के नाम से महाराणा जो फतेह सिंह है उसके सामने इन्होंने प्रस्तुत किया था, ठीक है प्यारे साथी। देखिए कुछ ये चीज़ें बार बार निकल कर आती है कि राजस्थान का गांधी कौन है, मेवाड़ का गांधी कौन है, मारवाड़ का गांधी कौन है, वागड़ का गांधी कौन है। तो ये चारों चीज़ें अलग अलग है प्यारे साथी, ठीक है ना। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद रखना है। मैं आपको बता दूँ, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का गांधी कौन है, तो आपको आंसर देना गोकुल भाई भट्ट। कौन है? गोकुल भाई भट्ट, ठीक है, गोकुल भाई भट्ट, ठीक है। अगर आपसे पूछे मेवाड़ का गांधी कौन है, देखो मेवाड़ का गांधी कौन है, तो मेवाड़ से कौन बिलोंग करते थे? माणिकलाल। कौन? माणिकलाल वर्मा, ठीक है। कौन है? माणिकलाल वर्मा, ठीक है। और अगर आपसे पूछे मारवाड़ से जय नारायण व्यास। कौन? मारवाड़ से जय नारायण व्यास। कौन? जय नारायण व्यास। ये बात समझ आ गया आपके। और आपसे पूछिए वागड़ के गांधी कौन है, तो आपको आंसर देना है भोगीलाल पांड्या। कौन है? भोगीलाल पांड्या वागड़ के गांधी है। मारवाड़ के है जय नारायण व्यास, मेवाड़ के हैं माणिकलाल वर्मा, और राजस्थान के गांधी आपसे पूछे तो आपको आंसर देना है गोकुल भाई भट्ट, ठीक है प्यारे साथी। ये चीज़ कंप्लीट होगी। तो गोविंद गिरी कौन थे? गोविंद गिरी वही व्यक्ति थे जिन्होंने संप सभा की स्थापना की थी। संप सभा में कितने नियम हुआ करते थे? तो संप सभा में 10 नियम हुआ करते थे। विष्णु संप्रदाय में 29 नियम होता है ना, उसी प्रकार से संप सभा में 10 नियम हुआ करते हैं, ठीक है। अब माणिकलाल वर्मा कौन है? तो माणिकलाल वर्मा, एक मिनट, ये क्या हुआ? कोई नहीं। माणिकलाल वर्मा मेवाड़ के गांधी है, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी मेवाड़ का वर्तमान शासक, मेवाड़ का वर्तमान शासक इन्होंने माणिकलाल वर्मा ने लिखी थी, ठीक है ना। और एक गीत लिखा था पंचेड़ा। कौन सा? पंचेड़ा, एक गीत भी लिखा था माणिकलाल वर्मा ने। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भी इन्होंने की थी, और मेवाड़ से संविधान सभा के सदस्य भी माणिकलाल वर्मा ही चुने गए थे। इस बात को, इस चीज़ को नोट कर लेना कि मेवाड़ से संविधान सभा में जो संविधान सभा सदस्य होता है ना, वो चुने गए थे। कौन? माणिकलाल वर्मा। कौन? माणिकलाल वर्मा चुने गए थे। गोकुल भाई भट्ट कहाँ के थे? सिरोही का। कहाँ के थे? सिरोही के थे। और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कही थी इन्होंने, कब? 1939 को। कहाँ गई थी? मुंबई में। कहाँ पर थी? मुंबई में की थी, ठीक है ना। गोकुल भाई भट्ट ने
जो सिरो प्रजामंडल की स्थापना 1939 में कहाँ पर की थी? मुंबई में की थी। कहाँ पर? मुंबई में की थी प्यारे साथी, ठीक है ना। और राजस्थान के कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी यही है, गोकुल भाई भट्ट ही है राजस्थान कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन है? गोकुल भाई भट्ट। और इसका जो आंसर राइट होगा मोतीलाल तेजावत, जो एक आंदोलन के सूत्रपात इन्होंने किया था, ठीक है। बात करते हैं निर्वाह कृषि के किस प्रकार में आदिम जाति के लोगों द्वारा कृषि कार्य किया जाता है? निर्वाह कृषि के किस प्रकार के आदिम जाति के लोगों द्वारा कृषि की जाती है? तो गहन निर्वाह कृषि ऑप्शन बी है, रोपण कृषि ऑप्शन सी है, वाणिज्य अनाज कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि। तो ऑप्शन जो डी है प्यारे साथी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, आदिकालीन निर्वाह कृषि, ठीक है ना। देखिए अभी तो एक चैप्टर कंप्लीट करना अपन को, जो सौर मंडल वाला है उसको MCQ 1 लाइनर क्वेश्चन आपके लिए बनाइए प्यारे साथी। तो पानी में पौधों को उगाना क्या कहलाता है? पानी में पौधों को उगाना क्या कहलाता है? तो उसका आंसर क्या होगा प्यारे साथी? क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स। क्या कहता है? हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है पानी में पौधों को उगाना, ठीक है। हॉर्टिकल्चर बागवानी को कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती को कहा जाता है, और एपीकल्चर शहद, है ना, मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। ओके, बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की। पौधों में हवा को उगाना क्या कहलाता है? पौधों में हवा को उगाना, सॉरी हवा में पौधों को उगाना, आई रियली सॉरी, क्योंकि कभी कभी चीज़ मिस हो जाती है, ठीक है ना। तो हवा में पौधों को उगाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है एरोपोर्ट्री। क्या कहलाता है? एरोपोर्ट्री, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे शब्दों का, तो आप आंसर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पकड़ पाएंगे प्रसादी। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो जाता है। बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की। सब्जियों का तो पता नहीं क्या कहलाता है? तो सब्जी ओ आलू ले ले, भिंडी ले ले, गोभी ले ले, बैंगन ले ले, इस प्रकार से मैंने आपको रिवाइज करते बताया था। तो ओलेरिकल्चर, ठीक है ना। ओके, वर्मी कल्चर जो केंचुए खाद होती है वो होती है ना। ओके, ऑप्शन जो बी है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाता है प्यारे साथी। बात करते हैं राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई? राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण की स्थापना कब हुई? इस आयोग की स्थापना कब हुई? आप मुझे बताओ कमेंट करके, और आपको दे देता हूँ 23 फरवरी 2010 को इसका जो आंसर है, इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 23 फरवरी 2010 को हुई थी। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना आपसे पूछे तो आपको आंसर बताना है 5 मार्च 2007 को, ठीक है ना। कब बतानी है? राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना 5 मार्च 2007 को बतानी है। जबकि जो 26 अप्रैल 2013 को क्या हुई थी? राष्ट्रीय बाल नीति आई थी। कौन सी? राष्ट्रीय बाल नीति कब आई थी? 26 अप्रैल 2013 को, ठीक है ना। 1 अक्टूबर 1981 को क्या हुआ था? ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में क्लियर करवाई थी। अगर आपको ये डेट अगर आपके दिमाग में कहीं क्लिक हो रही है तो वास्तव में आप EVS का आनंद ले रहे पैर सकते, ठीक है ना। केवलादेव जो नेशनल पार्क है भरतपुर वाला, और जो चिल्का झील है वो कहाँ पर है? उड़ीसा वाली, उसको भारत की पहली 2 नमभूमि में शामिल किया। केवलादेव को, किसको? 1 मिनट में लिख ही देता हूँ अच्छी तरह से। केवलादेव और चिल्का झील को यूनेस्को ने अपनी जो IUCN है उसने क्या किया था? जो नमभूमि है ना उनमें शामिल किया था इन दोनों को, ठीक है ना। 1 अक्टूबर 1981 को। ओके, आई थिंक ये चीज़ भी आपके बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, ये ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बोल रहा है गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, मेहरानगढ़ को, कुंभलगढ़ दुर्ग को, वटनेर दुर्ग को। देखो चित्तौड़गढ़ है चित्तौड़गढ़ में, मेहरानगढ़ है जोधपुर में, कुंभलगढ़ है राजसमंद में, और वटनेर है हनुमानगढ़ में, ठीक है। तो पहले साथ ही मैं आपको बता दूं, गढ़ चिंतामणि कहा जाता है मेहरानगढ़ दुर्ग को, और उसको एक नाम और भी कहा जाता है मयूर ध्वज। क्या कहा जाता है? मयूर ध्वज, ठीक है ना, क्योंकि आकृति इसकी मोर जैसी है। और मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्या? मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी इसे ही कहा जाता है। किसको? गढ़ चिंतामणि, यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग, जो कहाँ पर है? जोधपुर में। परिस्थिति कहाँ पर है? जोधपुर में, ठीक है ना। 1459 में, कब? 1459 में राव जोधा द्वारा निर्मित है। कौन सी पहाड़ी पर? चिड़िया टुक पहाड़ी पर। कौन सा? चिड़िया टुक पहाड़ी पर, ठीक है ना। कब? 1459 में होना था। कब? 1459 में जोधपुर में चिड़िया टुक पहाड़ी पर निर्मित है, और गढ़ चिंतामणि से कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि चिड़िया टुक जो पहाड़ी है ना वो चिड़ियानाथ की तपोस्थली है। एक कोई बाबा थे, महाराज थे चिड़ियानाथ, उनकी तपोस्थली है चिड़िया टुक पहाड़ी,
ठीक है ना। और करणी माता ने इस दुर्ग की नींव रखी थी प्यारे दोस्तों। ये भी बहुत बड़ा फैक्ट है, बढ़िया फैक्ट है। करणी माता जिनका बहुत बढ़िया फेमस मंदिर है, देश में कभी जाना वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चूहे मिलेंगे, और जो सफ़ेद चूहा होता है उसे काबा कहा जाता है, ठीक है ना। तो करणी माता ने इसकी नींव रखी थी। एकमात्र राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें एक जिंदा व्यक्ति की बलि दी गई थी प्यारे साथी, और उसका नाम था राजा राम मेघवाल, ठीक है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग जिसकी नींव में एक जिंदा व्यक्ति की बलि दी गई थी, वो गढ़ चिंतामणि यानी जो 1459 में बना था, राव जोधा द्वारा निर्मित है। करणी माता इसने नींव डाली थी, और वो कौन सा है, गढ़ चिंतामणि ही है, ठीक है प्यारे साथी। इसके 3 प्रवेश द्वार है। इसमें देखो नागणेची माता और चामुंडा माता के मंदिर है, किसके, नागणेची माता के और चामुंडा माता के मंदिर भी इसमें है प्यारे साथी, ठीक है ना। देखो आप पता है आपको कि जो नागणेची माता है ना, वो तो जोधपुर के जो राठौड़ है उनके कुल देवी है, और जो चामुंडा माता है वो उनके आराध्य देवी है प्यारे साथी, ठीक है ना। आई थिंक इस चीज़ को आप समझ पाएंगे। 2008 में ये भी थोड़ा अच्छा सा फैक्ट बन ही गया आजकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़ा 2008 में इस मंदिर में भगदड़ मच गई और 216 लोगों की क्या हो गई थी, डेथ हो गई। क्या हो गई, डेथ हो गई प्यारे साथी, ठीक ना। जिसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन किया गया। क्या, जो 2008 में क्या हुआ था, 2008 में यहाँ पर भगदड़ मचती थी और 216 लोगों की मौत हो गई थी। इसकी जांच के लिए यहाँ पर जसराज चोपड़ा कमेटी, कौन सी, जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन किया गया, ठीक है प्यारे साथी। जसराज चोपड़ा कमेटी का गठन किया गया इस मंदिर की भगदड़ का पता लगाने के लिए, ठीक है ना। और जो पटनेर दुर्ग है वो कहाँ पर है, वो हनुमानगढ़ में है। तो इसका जो आंसर राइट हो जाएगा प्यारे साथी, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा राजस्थान का सबसे प्राचीन अगर आपसे कोई दुर्ग पूछे तो भटनेर दुर्ग है। कौन सा है, भटनेर दुर्ग सबसे प्राचीन दुर्ग है प्यारे साथी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार है प्यारे सी। अगला क्वेश्चन है, एंचा नामक घास पाई जाती है। तो एंचा नामक घास कहाँ पाई जाती है, रणथंभौर कहाँ है, रणथंभौर नेशनल पार्क कहाँ है, सवाई माधोपुर में कहाँ है, सवाई माधोपुर में। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है, तो केवलादेव है भरतपुर में, कहाँ पर है केवलादेव। और मुकुंदा हिल्स कहाँ पर है, तो ये है कोटा चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। ताल छापर कहाँ है, चूरू में। देखो साथी, एंचा नामक जो घास है ना वो केवलादेव नेशनल पार्क यानी जो भरतपुर वाला है वहाँ पर पाई जाती है। और इस एंचा नामक घास में पक्षी फंस कर अपनी जान तक गंवा बैठते हैं प्यारे साथी, ठीक है ना। और मोचिया घास, मोचिया घास वो कहाँ पाई जाती है, मोचिया घास, जिसे हमारे नागौर में कहा जाता है मोतिया। मोतिया बहुत ज़्यादा हो गया ऐसे कहते हैं। तो मोचिया घास पाई जाती है ताल छापर में। कहाँ पाई जाती है, ताल छापर में पाई जाती है, जो चूरू में है। देखो इसका आंसर तो ऑप्शन ये केवलादेव है, ठीक है ना। जब मोचिया घास है ना वो काले हिरणों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो और काले हिरण कहाँ पर है, तो आपका आंसर होना चाहिए ताल छापर। कहाँ पर, ताल छापर चूरू में, ठीक है ना। सबसे कम वन क्षेत्र चूरू का ही तो है, ओके। चलो साथ ही बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार है। बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार है, यह कथन किसका है, तो ये सुकरात का है, प्लेटो का है, अरस्तु का है, फ्रोबेल का है। तो प्यारे साथी, बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार है, ये शब्द ये कथन है प्लेटो, किसके, प्लेटो के है प्यारे साथी, ठीक है। प्लेटो के गुरु थे सुकरात, और सुकरात किसके गुरु थे, अरस्तु के, ठीक है ना। तो अरस्तु के गुरु प्लेटो और प्लेटो गुरु सुकरात। इस प्रकार से सीक्वेंस मैंने आपके लिए जमाई हैं, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। प्लेटो के शब्द हैं कि बालक की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है, ठीक है। अब यहाँ से आपके सौरमंडल का जो चैप्टर है वो शुरू हो जाता है, और कुछ समय में इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको याद करवा दूंगा। तो बिल्कुल बिंदास। ग्रह का पथ होता है, जो ग्रह होता है ना उनका पथ किस प्रकार, वृत्ताकार होता है, दीर्घ वृत्ताकार होता है, या फिर दीर्घाकार होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको वहाँ से टिक करना है ऑप्शन सी वाला, दीर्घ वृत्ताकार होता है। कैसा होता है, दीर्घ वृत्ताकार होता है, पैर ठीक है ना, ग्रहों का जो पथ होता है। सौरमंडल, पैर सती, सौरमंडल आकाश गंगा का भाग है। किसका भाग है, सौरमंडल आकाश गंगा का भाग है। और आकाश गंगा किसका भाग है, ब्रह्मांड का भाग है पैर सती। जो इधर से उधर बहुत चौड़ी की अगर तारों की जो पट्टी दिखाई देती है वही आकाश गंगा, क्या है, तारों की पट्टी जो दिखाई देती है वही आकाश गंगा। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और आकाश गंगा ब्रह्मांड का भाग है, पृथ्वी सौरमंडल का भाग है। पृथ्वी का सेंटर कौन है, सूर्य है। तो पृथ्वी सौरमंडल का भाग है, और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है। जो पिंड रात के समय चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें खगोलीय पिंड या फिर आकाशीय पिंड कहा जाता है। जो पिंड रात के समय चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, खगोलीय पिंड या फिर आकाशीय पिंड कहा जाता है। पर साथी, वे खगोलीय पिंड, वह आकाशीय पिंड जो अपने प्रकाश से चमकते हैं उन्हें तारे कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हें तारे कहते हैं। वो तारा कौन सा, सूर्य, एक बहुत बड़ा तारा है। पर साथी, वे खगोलीय पिंड जो दूसरों को प्रकाश लेते हैं, ठीक है, और
दूसरों के उष्मा से चमकते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। जैसे पृथ्वी है, बृहस्पति है, शुक्र है, अरुण है, वरुण है ना, बुध है। मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद करवा दूंगा, आप बिल्कुल कतई टेंशन ना ले इस बात को, ठीक है ना। सौर मंडल बनता है, तो सौर मंडल कैसे बनता है, सूर्य से सभी ग्रह मिलकर, है ना, क्षुद्र ग्रह मिलते हैं, उल्कापिंड मिलते हैं और धूमकेतु मिलकर क्या बनाते हैं, सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सौर मंडल के केंद्र में कौन स्थित है, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, अपने साथियों के साथ साझा करना कतई ना भूले प्यारे साथी। सौर मंडल के केंद्र में है सूर्य, और सूर्य एक गैसीय गोला है जो अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता रहता है। क्या करता है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता रहता है, ठीक है ना। इसमें 71% हाइड्रोजन की उपस्थिति है, 71% हाइड्रोजन है और 26.5 इसमें वीडियो नाइट्रोजन है। कौन सा, नाइट्रोजन, और 2.5% इसमें अन्य तत्व है। कौन से, 2.5% अन्य तत्व हैं इसमें, ठीक है प्यारे साथी। 71% हाइड्रोजन है और ये हीलियम है वैसे भी, क्या है, हीलियम है, कोई नाइट्रोजन थोड़ी होती है यहाँ पर, हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है, अन्य तत्व है। तो 26.5 यहाँ पर क्या है, हीलियम है वैसे, ठीक है ना। और बात करते हैं सूर्य ग्रहण के समय, सूर्य का जो हमें भाग दिखाई देता है उसे हम सूर्य का किरीट या फिर कोरोना कहते हैं। क्या, कोरोना नाम बहुत ही पहले से आ रखा है, ठीक है, सूर्य का किरीट और सूर्य का, या फिर इसे कोरोना कहा जाता है, ठीक है प्यारे साथी। देखिए, अच्छा नागरिक होने के नाते आपको और हम सभी को भी मास्क का यूज़ बहुत ही करना जरूरी हो गया, क्योंकि अत्यावश्यक चीज़ हो गई हमारे परिवेश के लिए, हमारी प्रकृति के लिए, ठीक है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में समय लगता है 8 मिनट और 16 सेकंड। कितना, 8 मिनट और 16 सेकंड। ये चीज़ें हैं जो आप थोड़ी बार में रिवाइज करोगे तो ये जिसकी जो PDF है ना वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इंग्लिश पावर का आप अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर आपको इसकी PDF आपको अवेलेबल करवा दी जाती है। सौर मंडल के पिंड IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने, है ना, 2006 में जो पिंड है, जो ग्रह है ना, ग्रहों को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में, ग्रहों को 3 भागों में विभाजित किया। तो फर्स्ट आया है जो पिंड है, इन पिंडों को 3 भागों में विभाजित किया। तो कितने पिंड, ठीक है ना। पहला है ग्रह, दूसरा है बोने ग्रह और तीसरा है खगोलीय पिंड, ठीक है ना। तीसरा है खगोलीय पिंड। तो ग्रह की संख्या कितनी है, 8 है, कितने, 8 है, ठीक है। और बोने ग्रह कितने हैं, प्लूटो और 2003 UB 313, 2003 UB 313, ये भी एक प्रकार का बोना ग्रह है। प्लूटो भी एक बोना ग्रह है। ऐसे 2006 में जो पहले 9 ग्रह होता है ना उसकी संख्या से बाहर निकल लिया, क्योंकि ये दूसरों की कक्षाओं को छेड़ता है और परिक्रमण काल में दूसरी कक्षाओं को कट कर जाता है, ठीक है ना। इसलिए इसको क्या कर दिया, ग्रहों से बाहर निकाल दिया और बोना ग्रह कह दिया, ठीक है ना। तो ग्रह 8 है, बोना ग्रह ये 2 है, ठीक है। और बात करते हैं खगोलीय पिंड, तो उपग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह हैं, धूमकेतु है, उल्कापिंड है, वो खगोलीय पिंड है। परिस्थिति आज के लिए बस इतना ही। अगला जो इसमें चैप्टर रह गया है वो अगले वीडियो हम क्लियर करेंगे। आप कतई टेंशन ना लें, रोजाना इस आप प्रैक्टिस सेट से जुड़े, बहुत ही लाजवाब आपको नॉलेज यहाँ पर मिल रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सैल्यूट, ओके।